गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस फेस्टिव सीज़न में चारों ओर जो आपका माहौल है, इस माहौल में वीडियो बना पाना बहुत टफ़ है, लेकिन आप लोगों को फेस्टिव सीज़न का बहुत बहुत मुबारक। और अच्छे से एंजॉय कीजिए और अच्छे से पढ़िए भी, क्योंकि ये आपका लाइफ बनाएगा। चलते हैं अपने सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रहा है? तो याद रखिएगा, आपसे पूछ रहा है औसत विकास दर सर्वाधिक किस में रहा है, तो वो था आपका 8वां पंचवर्षीय योजना। कितना? 8वां पंचवर्षीय योजना, जिसमें विकास दर था 6.8% जीडीपी। विकास दर यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, और वो था कितना? 6.8 अभी तक का, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा कौन सी है? वो है थेलु बोम्ब लता, किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, ये जो आपका थिएटर है थेलु बोम्ब लता, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति, देखिए इस समिति को याद रखेंगे आप, तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो याद रखिएगा, जो आपका ये जो फंडामेंटल राइट आया है 6 से 14 साल, शिक्षा का अधिकार जिसको हम कह लें, ये अधिकार दिलाने के लिए एक समिति बनी थी, उसी समिति का नाम है तापस मजूमदार समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था शामिल करना, जो आपका आर्टिकल 21 है ना, ए है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 11वां पॉइंट है, वो क्या है? इसी से रिलेटेड है। चलें आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो लोग इसको रिकॉर्डेड वर्जन में बाद में देखते हैं, 8 बजे सुबह के बाद देखते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। आपके आंसर्स और आपकी जो रीडिंग कैपेबिलिटी है वो एकदम डॉट 8 बजे से जो क्लास स्टार्ट हो रहा है आपका, 8 बजे से चलिए और लाइव चैट में आंसर देते जाइए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी आगे होगा, मॉरल हाई होगा, और आप बाकी बच्चों से कंपेयर कर पाएंगे कि आपको कितना याद है। साथ ही साथ रीडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रीडिंग कैपेबिलिटी, कि आप कितना क्विक पढ़ के और आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि मॉर्निंग 8 o'clock शार्प 8 से आपका ये क्लास स्टार्ट हो जाता है। आप इसमें रेगुलर रहिए और धीरे धीरे देखिए आपका क्या होगा, आपकी रीडिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी और नॉलेज भी बढ़ेगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मंगल पांडे राज्य किस राज्य से थे? तो याद रखिएगा, मंगल पांडे की बात करें तो वो किस राज्य से थे? आपके यूपी से थे। कहाँ थे? यूपी। आपको पता होगा मंगल पांडे क्यों फेमस है? तो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था, प्रथम विद्रोह, वो इन्होंने ही किया था। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय में ब्रिटेन का पीएम कौन थे? कौन? ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो याद रखिएगा, पीएम पी से शुरू होता है, तो आंसर भी पाल्मस्टर्न है। क्या है? पाल्मस्टर्न। ये उस टाइम ब्रिटेन के पीएम थे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा इस ऑप्शन में क्वेश्चन ही क्या है, ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है 1973 से। कब हुई है? 1973 से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किस महापुरुष का जन्मदिन है? तो वापस से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, 1 या 2 सेट पहले में मैंने बताया था कि 2 अक्टूबर को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं, गांधी जी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी 2 ही अक्टूबर को है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बद्रीनाथ स्थित है। तो पूछ रहा है आपसे, बद्रीनाथ निम्न में से किस एक स्थान पे स्थित है? तो ऑप्शंस है आपके पास अलकनंदा, सतलज, साबरमती और यमुना। तो आंसर क्या होगा? अलकनंदा में बद्रीनाथ स्थित है। चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत रत्न दिया जाता है। तो भारत रत्न जब भी अनाउंस होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कब होता है? तो याद रखिएगा, रिपब्लिक डे के दिन होता है। और देते कौन है? राष्ट्रपति देते हैं। तो आंसर क्या होगा? रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को जनरली भारत रत्न आपका दिया जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यूनेस्को में सी का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, यूनेस्को में सी का अर्थ ऑप्शन में कल्चरल, चिल्ड्रन, कंट्री और कैट। तो देखिए, ये दोनों तो नहीं होने वाला है, चिल्ड्रन भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा? कल्चरल होगा। तो अब बात करें कि इसको जानने के लिए क्या करना होगा, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जानना पड़ेगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये है आपका एजुकेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन
एजुकेशनल, ठीक है। एस से क्या होगा आपका? साइंटिफिक, साइंटिफिक, ठीक है। ये ई है आपका। साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? CUL है ना, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर सी का क्या होगा आपका? कल्चर होगा, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नोवाक जोकोविक एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो याद रखिए, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा बार पुरुष में एकल जो ग्रैंड स्लैम खिताब है वो इन्होंने ही जीता है। टोटल 24 टाइम्स जीता है। कितने टाइम? 24 बार जीता है इन्होंने ग्रैंड स्लैम पुरस्कार। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि सर्बिया का अगर पूछ दे राजधानी तो क्या होगा? याद रखिएगा, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। क्या है? BELGRADE। क्या हो गया? बेलग्रेड जो है वो सर्बिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता क्या है। तो याद रखिए, अगर सपोज दैट 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं किसी इलेक्शंस में, हालांकि होते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम लोग 5 को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। बाकी सबको मिल रहा है 19% की बात मैं कर रहा हूँ कि टोटल वोट का 19% यानी 19% 4 लोगों को मिला है और 1 लोगों को 24% मिला है। तो देखिए, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो डेमोक्रेसी का ये एक गलत रूल भी है कि बंदा ये 24% वाला जीत जाता है इलेक्शन, है ना। ये 24% वाला इलेक्शन जीत जाता है। ये जिस मेथड से जीतता है उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि रेस में जो सबसे आगे है, ठीक है। तो रेस में सबसे आगे 24% वाला है। लेकिन डेमोक्रेसी का एक नेगेटिव पक्ष दिखाया जाता है कि 76% लोग, जो ये बंदा जीता है इसको 76% लोग पसंद नहीं करते थे, बट फिर भी ये जीत रहा है क्योंकि इसने मेजॉरिटी प्राप्त किया है। तो ये जो आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट था, आई होप सो समझ गए होंगे। ये प्रणाली किस देश से आया है? ब्रिटेन से लिया हम लोगों ने। किस देश से? ब्रिटेन से लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। अच्छा, बात समझिए, कार्टाजेना क्या है? आपका एक जगह का नाम है और ये प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये जैव विविधता से संबंधित है। किससे? जैव विविधता से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो याद रखिएगा, प्रेजेंट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। किसके पास है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो देखिए, जब बात कर रहे हैं सामुदायिक विकास का तो आंसर होगा क्या? ऑप्शन देख लेते हैं, SKD, BR मेहता, जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखेंगे आंसर कौन होंगे? SKD। अच्छा, SKD का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है सुरेंद्र कुमार डे। क्या नाम है इनका? सुरेंद्र कुमार डे, ठीक है। और लगभग 1952 में इन्होंने इस प्रोसेस को स्टार्ट कराया था, जो भारत में सामुदायिक विकास जो आपका कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। चलें आगे। तो ये SKD का क्या फुल फॉर्म था? सुरेंद्र कुमार डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार बजट 2023-24 कितना का है? यानी आपसे पूछ रहा है कितने करोड़ का है बिहार का बजट इस बार का। तो याद रखिएगा, बिहार का बजट इस बार कितना है? 2,61,885.40 करोड़। 1 करोड़ लगा हुआ, यानी कि ये 2 लाख मतलब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का आप कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 2.5 लाख करोड़ ये भी है तो इसको गलत कर लेंगे आप। आपका 2,61,885 करोड़ का टारगेट है इस बार, मतलब बजट है बिहार का। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 2073वें और 74वें संशोधन जब हुए उस समय भारत के PM कौन थे? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जिस समय 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, ऑप्शन में इंदिरा गांधी है, नहीं होगा क्योंकि 1984 में इनकी मृत्यु हो गई। राजीव गांधी भी नहीं होंगे। VP सिंह और PV नरसिम्हा राव में फाइट होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, बट आंसर क्या होगा? PV नरसिम्हा राव। क्या होगा? PV नरसिम्हा राव। अच्छा, PV नरसिम्हा राव का कार्यकाल कब तक था?
तो 1991 से लेकर 1996 तक था। कब था? 1991 से 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? यानी कृष्णा नदी की सहायक नदी पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन क्या क्या है? प्रणीता, पूर्णा, घाट प्रभा और मंजीरा। तो याद रखेंगे कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? घाट प्रभा है। कौन है? घाट प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? तो याद रखेंगे, जो आपका वर्ल्ड अफेयर की बात कर लें, वर्ल्ड मैप की बात कर लें, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज। कहाँ? अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ये दोनों जगह आपका T20 वर्ल्ड कप 24 होने वाला है। तो दोनों का आपका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है, चलें। जब हम बात कर लें अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की, तो याद रखिएगा वेस्ट इंडीज़ ये आपका, जैसे सपोज दैट ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये इस्थमस से जुड़ा हुआ है, पनामा से जुड़ा हुआ है, ये आपका साउथ अफ्रीका है। यहाँ पर कुछ आइलैंड है जिस आइलैंड को हम लोग वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ दोनों मिलकर 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अच्छा, जब T20 वर्ल्ड कप की बात हुई तो हम लोग 50-50 वर्ल्ड कप की भी बात कर लेते हैं। तो 50-50 वर्ल्ड कप जो 2023 का है, याद रखिएगा वो कहाँ हो रहा है? अभी इंडिया में हो रहा है। फिर जब 2027 की बात करेंगे तो 2027 का 50 वर्ल्ड कप, मैं T20 नहीं 50 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। 2027 का 50 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होने वाला है। कहाँ? साउथ अफ्रीका। और साथ में 2 और कंट्री हैं। ठीक है, और अगेन 2031, क्योंकि हर 4 साल पे वर्ल्ड कप होता है, 2031 का वर्ल्ड कप अगेन फिर से इंडिया और बांग्लादेश में होगा। कहाँ होगा? इंडिया और बांग्लादेश में होगा। इसका भी आपका निर्धारण हो चुका है। तो ये 3 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का, वो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये भी आपके करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं आपके? वो बने हैं आर वेंकट रमनी। कौन बने हैं? आर वेंकट रमनी। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रिवोल्यूशनरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ईस्ट फ्रीडम है ना, पूर्वी आज़ादी, पूर्वी देश जो इंडिया है उसके आज़ादी से रिलेटेड है। तो ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? ये बुक लिखा गया है संजीव सान्याल द्वारा। किसके द्वारा? संजीव सान्याल द्वारा। अच्छा, ऑप्शन में शशि थरूर है। जहाँ भी शशि थरूर होता है थोड़ा सा हम रुकते हैं और सोचते हैं कि कहीं इन्हीं का तो नहीं लिखा हुआ है। तो इन्होंने रिसेंट में बुक लिखा है अम्बेडकर। किन पे लिखा है? अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर अ लाइफ। तो ये बुक किनके द्वारा लिखा गया है? अम्बेडकर अ लाइफ, शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले एंजेला मार्केल थी जो अब हट गई। लगातार इन्होंने 16 साल राज किया चांसलर बनके। अभी कौन है? ओलाफ स्कोल्ज हैं। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के नए चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो याद रखिएगा विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें, ऑप्शन क्या क्या है? अमेरिका, रूस, चीन और भारत। तो आंसर होगा अमेरिका। फर्स्ट पोजीशन पे है विश्व में रेल का सर्वाधिक विस्तार। और सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना है। सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया है? देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने हमेशा इस क्वेश्चन के बारे में बताया और ये प्रीवियसली बताया हुआ क्वेश्चन है। कहने का मतलब आप अगर रेगुलर फॉलो करेंगे तो आउट ऑफ 75 क्वेश्चन 40 to 50 क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका 1999। जेपी को 1999 में आपका भारत रत्न दिया गया है। तो जब जेपी की बात आई तो मुझे थोड़ा सा याद आया लता दी का, है ना। तो लता मंगेशकर को कब मिला है भारत रत्न? तो मिला है 2001 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? वंस मोर, आप अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाक से दीजिए लाइव चैट में, जो अभी करंट में वो वीडियो देख रहे हैं। 22 जून, 21 मार्च, 21 जून और 22 सितंबर। तो वेरी गुड, इसका आंसर आपका क्या है? 21 जून। जब हम लोग वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं तभी जाकर हम लोग का जो सबसे बड़ा दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो देखिए जब बात कर रहे हैं आत्मनियंत्रण का मतलब होगा खुद पे कंट्रोल करना, है ना।
खुद के विचारों पे कंट्रोल करना। और ये कौन सा आपका शिलालेख है? पहला, 11वां, छठा और 14वां। तो याद रखिएगा 14वां बता रहा है कि टोटल अभिषेक जो अशोक के शिलालेख हैं वो टोटल कितने हैं? मेजर शिलालेख 14 हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? छठा होगा। क्या होगा? छठा। तो अब लोग बात कर लेते हैं 2-3 शिलालेखों के बारे में। देखिए पहला जो शिलालेख मिला है उससे मिला है पशु जो आपका बलि दिया जाता है, पशु बलि, उसकी निंदा की गई है। क्या की गई है? निंदा की गई है। मतलब बोला गया है कि पशु बलि हम लोग को नहीं देना चाहिए। ये पहले शिलालेख से मिला है, ठीक है। और दूसरे से मिला है मानव और पशु के लिए अस्पताल का जिक्र हुआ है। और उस समय अस्पताल ना लिखकर क्या लिखा गया था? अस्पताल लिखा गया था। या आप इसको चिकित्सा व्यवस्था भी कह लीजिए। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है अशोक के किस शिलालेख से पशु बलि की निंदा की गई है? वो पहला होगा। और अशोक के किस शिलालेख से मानव और पशु के लिए चिकित्सा की व्यवस्था है? वो आपका दूसरा होगा। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। और अभी फिलहाल ये क्या है? आत्मनियंत्रण किससे लिए है? छठे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजउद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया है? तो आई होप सो आपको पता होगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ये पता है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई है और उस लड़ाई में एक और सिराजउद्दौला था, तो दूसरी ओर कौन था? दूसरी ओर लॉर्ड क्लाइव थे। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ। आप पूछ रहे किसने विश्वासघात किया? तो देखिए दो ऑप्शन बहुत क्लोज है, जो पढ़ने वाले हैं वो समझ रहे होंगे, मीर कासिम और मीर जाफर, ये दोनों में कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आंसर होगा कौन? मीर जाफर। कौन? मीर जाफर ने धोखा दिया और जाकर किससे मिल गए? जाकर मिल गए लॉर्ड क्लाइव की सेना से, जिससे इसकी हार हुई। शुरुआती कुछ दिनों में मीर जाफर बने रहे नवाब, लेकिन उसके बाद कौन बन गए? मीर कासिम नवाब बने। कहाँ के? बंगाल के। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? वंस मोर, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अट्रैक्टिव क्वेश्चन है बिहार के लिए। तो देखिए पटना हाईकोर्ट की जो आपकी स्थापना हुई है वो हुई है 1916 में। कब हुई है? 1916 में। अच्छा बात करें 1917 में क्या हुआ? तो 1917 में पटना यूनिवर्सिटी, क्या? पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। कब? 1917 में। चलें। और 1919 में आपको पता है रॉलेट एक्ट आया है। 1921 में आपका जो आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था वो था आपका। तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो देखिए बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534 प्रखंड है। कितना है? 534 प्रखंड है। और जब बात करें कमिश्नरी का, जिसको हम प्रमंडल कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रमंडल। अभी से कुछ दिन पहले भी मैंने पढ़ाया था। इसकी संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो देखिए ऊंची पहाड़ियाँ बिहार की बात कर लें तो ये कौन सा है? कैमूर का पहाड़ी है। कौन सा? कैमूर का पहाड़ी। अच्छा कैमूर का पहाड़ी कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखिएगा एमपी मध्य प्रदेश के कुछ बॉर्डर एरिया से लेकर बिहार में जो आपका कैमूर, जिसको भभुआ कह सकते हैं आप, ठीक है, जगह तो कैमूर है ही, आपको पता है, भभुआ। और भभुआ और प्लस में आप आ जाइए सासाराम तक। कहाँ तक? सासाराम तक। तो यहाँ तक आपको ये कैमूर की पहाड़ियाँ नजर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मड़ुआ या रागी, काफ़ी लोग इसको खा रहे हैं ना, मोटे अनाज के रूप में आजकल बहुत प्रचलन में है, के उत्पादन में बिहार का देश में क्या स्थान है? तो याद रखिएगा वी हैव टू प्राउड ऑन दिस, जो कि रागी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? प्रथम है पूरे देश में। और जब एक गेहूँ ले लेते हैं हम लोग, गेहूँ के उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में छठा है। कौन सा है? छठा है। अच्छा 6 से भी जस्ट याद आया कि अशोक के छठे शिलालेख से हम लोग को आत्मनियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो याद रखेंगे बिहार को 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। कितने में? 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को वर्ल्ड मैप देखना पड़ेगा। आपका है आंसर होगा आपका एडीज पर्वतमाला। अब ये है कहाँ, वो हम लोग वर्ल्ड मैप में देखते हैं। देखिए फ्रेंड ये आपका वर्ल्ड मैप है और मैं बहुत प्रयासरत हूँ कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें सिखाई जा सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आप अपने वर्ल्ड मैप में कैसे क्या कहाँ लोकेट है। सबसे पहले देखिए हम लोग बात कर लें वर्ल्ड मैप में, जब कॉन्टिनेंट की बात कर लेंगे तो ये आपका क्या है? नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका है। और दोनों किससे जुड़ा हुआ है? एक पनामा इस्थमस से जुड़ा हुआ है, इस्थमस ऑफ पनामा से, ठीक है। ये आपका क्या है? अफ्रीका है। और अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जिसे तीनों लाइन गुजरी है। एक पतली लाइन आपको दिख रही होगी, ये आपका कर्क रेखा है जो इंडिया से भी क्रॉस होता है बीचों बीच। ये आपका इक्वेटर है और ये आपका क्या है? मकर रेखा है। देखिए तीनों लाइन एक ही महादेश से गुजर रही है, वो कौन सा है? अफ्रीका है।
फिर इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया नज़र आ रहा होगा आपको, ये आपका क्या है, यूरोप है। यूरोप में बहुत छोटा छोटा कंट्री है जो आज़ाद हो चुका है। इसके बाद आपको एक बड़ा सा एरिया नज़र आ रहा होगा यहाँ से, है ना, ये भी ले लीजिए आप। ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा, एशिया कहलाएगा। और ये आपका लास्ट में अमेरिका कहलाएगा। अब हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो याद रखिएगा वो एडीज़ में है। और एडीज़ है कहाँ वो मैं बता दूँ, एडीज़ आपके दक्षिण अमेरिका में है और काफ़ी लंबा है, लगभग 5000 किलोमीटर लंबा है ये आपका। देखिए आपका पर्वत श्रृंखला की हम बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में ये आपको ब्राज़ील नज़र आ रहा है, प्रागवे नज़र आ रहा है, अर्जेंटीना नज़र आ रहा है। अब हम लोग थोड़ा इसको और लंबा कर लेते हैं। तो देखिए आपकी एडीज़ की श्रृंखला यहाँ से स्टार्ट होती है एकदम बॉटम से, और ये देखिए एडीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग चलेंगे तो फिर आपको क्या दिखाएगा, देखिए ये श्रृंखला आपका जा रहा है, ठीक है, ये आपका श्रृंखला जा रहा है। ये कहाँ आपको दिखेगा वो देखिए, ये श्रृंखला फिर से देखिए आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, एंडीज जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। फिर और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो देखिए ये आपका यहाँ तक कोलंबिया तक है। मतलब अगर इसको जूम बैक करें हम लोग और देखें तो आपको समझ में आएगा कि एंडीज जो आपकी पर्वत श्रृंखला है वो नीचे से होते हुए पूरा ऊपर तक, यहाँ से टॉप तक जाता है आपका क्या, ये श्रृंखला। और ये श्रृंखला क्या है, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है जो लगभग क्या है, 7000 किलोमीटर का है। आई होप सो आप इस चीज़ों को देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे नियर जो कंट्री है उस कंट्री के नेम को भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आई होप सो मैप को देखकर आप काफ़ी कुछ विजुलाइज कर लिए होंगे और आंसर क्या होगा, एंडीज पर्वतमाला होगा। ये क्या है आपके विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलें आगे, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब से शुरू हुआ है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत, ऑप्शन देख लें, जनवरी 2000, 2005, 2003 और 2007। तो आंसर क्या है, आंसर है अप्रैल 2005। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ, तो वंस मोर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको इनका ये आंसर एकदम एग्जैक्ट याद होगा। आंसर क्या है आपका, 622 ईस्वी में। तो 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगम्बर साहब मक्का से मदीना चल कर जाते हैं और उस तिथि से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। संवत का मतलब याद रखिएगा कैलेंडर होता है, ठीक है। अब जब मोहम्मद पैगम्बर साहब की बात आ रही है तो हम लोग 3 बातों को याद कर लें। इनका जन्म हुआ है 570 एडी में। कब हुआ है, 570 एडी में। फिर अगर बात करें कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 610 एडी में, 610 एडी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब अपने एज के 40वें साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब बात करें कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो याद रखिएगा मक्का के पास हीरा मतलब डायमंड वाला हीरा नामक गुफा में, कहाँ, हीरा नामक एक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की तट रेखा कुल कितनी लंबाई है, तो याद रखिएगा तट रेखा का मतलब हो गया जो वाटर से रिलेटेड है ना, तट का मतलब समुद्र से रिलेटेड हो, है ना। तो समुद्र वाली टोटल तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो लगभग 7500 किलोमीटर जो है समुद्री तट रेखा है, किसका, भारत का, ठीक है, लगभग। और जब बात कर लें स्थल रेखा की कि स्थल सीमा की, तो याद रखिएगा जो आपका स्थल सीमा है वो लगभग 15000 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो मान ऑल ओवर बात कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारा वेरिएशन होगा, है ना। आइलैंड का रेखा, आइलैंड के भी तट को शामिल कर लें तो उसका कुछ अलग होगा। मतलब नॉर्मल ऑन एन एवरेज आप समझिए कि तट रेखा का 7500 और स्थल का 15000 लगभग डबल है, ठीक है। चलें आगे, लोएस पठार स्थित है, तो लोएस पठार किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा लोएस पठार कहाँ है, चाइना में है। कहाँ है, चाइना में। नेक्स्ट है मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है, तो अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ही सारी की सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे मेघ गर्जन, फिर तूफान आना, बिजली का कड़कना, है ना। तो ये सब कहाँ है, क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था। अब देखिए आपका दे दिया है ईस्वी और पूछ रहा है युद्ध, तो कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट होगा। तो याद रखेंगे 1565 में जो युद्ध हुआ है वो हुआ है तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं, तालीकोटा का युद्ध। अच्छा ये किसके बीच में हुआ है, तो याद रखिएगा ये हुआ है आपके विजयनगर जो साउथ का आपका एक साम्राज्य था, ठीक है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में, कौन सा, बहमनी साम्राज्य के बीच में लड़ाई हुआ था और इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी, ठीक है। कब बात कर रहे हैं, 1565 की।
लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का जो फॉर्मेशन है वो 1336 AD में हुआ है और ये साउथ का एक समृद्ध साम्राज्य कहलाता था, है ना। चलें आगे। और 1336 में इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेरूसलम निम्न में से किस तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? किसका नहीं है, मतलब किस धर्म का नहीं है? तो याद रखिएगा जेरूसलम वर्ल्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ 3 अलग अलग धर्म का तीर्थ स्थल है। एक ईसाई के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है और यहूदियों के लिए भी है। पारसी का तीर्थ स्थल जो है आपका जेरूसलम नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि जेरूसलम है कहाँ या किस देश की राजधानी है? तो याद रखिएगा इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, ठीक है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों का तीर्थ स्थल है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा जो कुराल है वो किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तमिल भाषा में। अच्छा, इसके रचनाकार कौन है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा तिरुवल्लुवर। क्या बोलते हैं? तिरुवल्लुवर, ठीक है। तिरुवल्लुवर ने इसको तमिल लैंग्वेज में लिखा है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 41। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दे दिया? तो आई होप सो अगेन आप लोग अगर मेरे क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन है 1937, 1939, 1940 और 1936। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? ये भी क्वेश्चन आप लोग को देना है। याद रखिएगा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है, उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा उपग्रह क्या है? नहीं है, ठीक है। उपग्रह नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ऐसा कौन सा है ग्रह? वेरी गुड, उस ग्रह का नाम है शुक्र, ठीक है। और शुक्र ग्रह के बारे में और क्या कह सकते हैं? देखिए पृथ्वी का क्या है? जुड़वां ग्रह है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह का क्या है? कोई उपग्रह भी नहीं है, ठीक है। सैटेलाइट नहीं है। शुक्र ग्रह को भोर और सांझ का तारा कहते हैं। किसको? भोर और सांझ का तारा कहते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम लोग को? ये पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को शुक्र के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन से अकबर, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो आपका मकबरा बनाने का जो निर्माण शैली है इसके जन्मदाता कौन है? इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजानिया का पुराना नाम क्या था? तो देखिए तंजानिया कहाँ का एक देश है? याद रखिएगा तंजानिया दक्षिण अफ्रीका यानी कि अफ्रीका महादेश में दक्षिणी भाग में। दक्षिण अफ्रीका एक देश भी है, लेकिन याद रखिएगा अफ्रीका के साउथ अफ्रीका कंट्री का ये एक पार्ट है, ठीक है। कौन सा? तंजानिया। और पूछ रहा है आपसे कि इसका पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका पुराना नाम टेंगानिका है। क्या है? टेंगानिका। अच्छा, मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया? मैंने देखा यूगोस्लाविया एक कंट्री है, प्रेजेंट में भी कजाकिस्तान भी है, इनमें से कोई नहीं है। तो इट मे बी कि ए और डी का आंसर हो, तो मैंने ए को कंसिडर किया। आंसर क्या है? टेंगानिका। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है वापस से कि तंजानिया जो अभी नाम है इसका राजधानी क्या है ना। तो याद रखिएगा तंजानिया कंट्री का राजधानी है डोडोमा। क्या नाम है? डोडोमा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप अगर मेरे क्लास को कंटिन्यू लेते चलेंगे तो आपका जीएस बहुत तगड़ा हो जाना है। याद रखिएगा, चीज़ों को याद करते हुए चलना है, पेन पेपर पे लिखते हुए चलना है। चलें आगे। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन है? तो देखिए कश्मीर की कहानी को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा जैन बंदा था जो कि शासन में आया और फिर मुस्लिम धर्म को अपना लिया। इसके बारे में ऑप्शन में मेंशन नहीं है। फिर इसको हराकर 3 साल बाद ही इसको हराकर एक बंदा बैठा जो पहले से मुस्लिम था, है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है मुस्लिम शासक, और वो कौन है? शाहमीर है। कौन है? शाहमीर है, ठीक है। चलें आगे। और ये कब की घटना है? ये 14वीं शताब्दी की घटना है, मतलब 1301 से लेकर 1399, लगभग 1325 के आसपास की ये घटना है। तो हम कह सकते हैं कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन? शाहमीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए जब बात करते हैं सूरत अधिवेशन तो 1907 आपको दिख रहा है। आज के बाद ये परमानेंट याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन का मतलब 1907। अब क्वेश्चन ये है कि आपको दिख रहा है अध्यक्षता अलग अलग लोगों ने किया है, तो किसने किया है? तो वेरी गुड, आंसर आ गया, नाइस। आंसर क्या है? 1907। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1907 सूरत का अधिवेशन हुआ है, जहां पर क्या हुआ?
नरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट और गरम दल यानी कि मॉडरेट जो आप कह लेते हैं पेसिमिस्ट, ये लोग क्या हुए, अलग अलग हुए। नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1907। और क्वेश्चन ये आता है कि 1907 हुआ कहाँ था, तो सूरत, ये भी आपको पता है। अच्छा, इससे पहले 1906 के बारे में बात कर लें। 1906 में जो है मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हुई, है ना, बंगाल विभाजन के मामले में। तो 1906 का जो आपका अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। के से लिख लेते हैं, कोलकाता में हुआ था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से सुमेलित क्रम को चुनें, मतलब कौन सा सही है वो चुनना है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई सही नहीं है। क्या है, कोई सही नहीं है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सरस्वती सम्मान जो 2022 है वो किन को मिला है, शिव शंकरी को मिला है। किन को, शिव शंकरी को मिला है, मतलब ए नंबर यहाँ होगा। ठीक है, इसके बाद जो व्यास सम्मान 2022 मिला है ये किन को मिला है, ये मिला है आपके ज्ञान चतुर्वेदी को, तो ये आपका बी हो जाएगा। और बिहारी सम्मान 2022 मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा को, तो ये आपका सी हो जाएगा। तो ये आप याद कर लीजिए, सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को, व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को, और बिहारी सम्मान 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो फ्लड हब नामक पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है, गूगल है, ये ध्यान में रखिएगा, कौन है, गूगल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है, तो याद रखेंगे ये आपका कौन है, हबूब। कौन सा है, हबूब एक पवन है जो सहारा मरुस्थल से है। अब क्वेश्चन ये कि सहारा मरुस्थल है कहाँ, तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल है आपके अफ्रीका में। और अफ्रीका में कहाँ है, नॉर्थ अफ्रीका में है। कहाँ है, उत्तरी पश्चिमी भागों में, नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में कहाँ है, सहारा है। कभी वर्ल्ड मैप में हम लोग देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 जो लास्ट जीएस का क्वेश्चन होगा हमारा, क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ऑप्शन बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जिसने जीता उसने श्रीलंका को हराया। किसको हराया, श्रीलंका को हराया फाइनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अच्छा, सुमेलित नहीं है का मतलब कौन सा इसमें से मैच नहीं कर रहा है, तो याद रखिए मैग्नीशियम जो आतिशबाजी का दिया है ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैग्नीशियम का यूज़ हम लोग आतिशबाजी में करते हैं। नेक्स्ट है क्या, यूरेनियम का परमाणु बम में, तो बिल्कुल यूरेनियम का परमाणु बम में भी इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब जो गलत लग रहा है। जिंक गैल्वेनाइजेशन हम लोग करते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, तो आंसर क्या होगा, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में सिल्वर का यूज़ नहीं होता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ। देखिए निश्चेतक का मतलब होता है या तो बेहोश कर देना या बेशुद्ध कर देना। बेशुद्ध का मतलब क्या है कि वो जगह है लेकिन उसको दर्द का अनुभव नहीं हो रहा है ना। जैसे हम लोग दांत वगैरह निकालते हैं तो हम लोग को एक इंजेक्शन देता है जिसको एनेस्थीसिया कहा जाता है। तो देखिए आप क्लोरोफॉर्म का यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाला गैस है, तो मे बी कि ये आपके होश को उड़ा दे, यानी कहने का मतलब आपके अंदर जो दर्द का भावना है उसको खत्म कर दे। डाइऑक्साइड नहीं होगा, हीलियम नहीं होगा, तो फर्स्ट और सेकंड कौन सा है आपका, ए नंबर है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है। देखिए अभी मैंने बताया आपको हीमेटोलॉजी, हीमो का मतलब ब्लड होता है, इससे तो नहीं होगा। एनेस्थीसिया अभी मैंने बताया, ये बेसिकली बेहोशी के लिए होता है। देखिए निश्चेतक दिया है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद आपका डर्मेटोलॉजिस्ट, देखिए त्वचा से, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, पल्मोनोलॉजिस्ट। क्या है, पल्मोनोलॉजिस्ट क्या है, श्वसन यानी ब्रीदिंग से रिलेटेड जो आपका ये है बीमारी है उसका इलाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक नमक खाने वाले अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं। क्यों मरते हैं, क्योंकि इसके कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म संकुचित हो जाते हैं और इसकी वजह से मर जाते हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर फर्स्ट सही होगा। नमक की वजह से, अत्यधिक नमक रहता है अचार में, उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है वो सिकुड़ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्न में से किसके बराबर है। अगेन इस क्वेश्चन का जवाब अब आप लोग देंगे, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है फ़ारेनहाइट -32 × 5/9। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप इस फॉर्मूला से दे सकते हैं, बनाइए और कमेंट में दीजिए, चाहे आप अभी देख रहे हो या बाद में देख रहे हो। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपका दिख रहा होगा आपको, इसमें से कुछ कुछ हम लोग को पता है। जैसे चींटियों में फॉर्मिक एसिड होती है, तो फॉर्मिक एसिड चींटी ये आपका ए हो गया, यानी कि 4 का फर्स्ट किस में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है,
सॉरी, फर्स्ट का 4 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं लैक्टिक एसिड, देखिए दूध में पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड यानी डी यहाँ है, कि यानी डी देख रहे हैं आप, डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट दोनों में है, यानी फाइट दोनों में होगा। तो टार्ट्रिक एसिड बेसिकली इमली में होता है ना। इमली का इंग्लिश में बोलते भी हैं टेमरिंड कहते हैं इंग्लिश का, तो टार्ट्रिक एसिड बी में, तो बी यहाँ है। तो देखिए आपका बी का थर्ड कहाँ है, बी का थर्ड आपका यहाँ है, तो आंसर आपका ये होगा। आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर होगा। और ये भी याद कर लीजिए कि गेहूं में कैसा एसिड होता है, ग्लूटेमिक एसिड होता है। कैसा होता है, ग्लूटेमिक एसिड होता है। नेक्स्ट हम बात कर लें, क्वेश्चन क्या है 57, निम्न में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है, यानी कि कोई एक ही है जो मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है। भारी जल, ग्रेफाइट, कैडमियम रॉड और बेरिलियम ऑक्साइड। तो याद रखिएगा, कैडमियम रॉड मंदक की तरह कार्य नहीं करता है, बल्कि ये पूरे अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है, बल्कि स्लो नहीं करता है। स्लो करना और नियंत्रण करना दोनों में डिफरेंस है, क्लियर। भारी जल को हम लोग क्या बोलते हैं, DTO बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड, इन तीनों का यूज़ हम लोग मंदक के रूप में करते हैं, यानी कि जो अभिक्रिया की गति है उसको स्लो कर देता है। और कैडमियम क्या करता है, जो एक्स्ट्रा हमारा न्यूट्रॉन बनता है उसको ये सोख लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त कोशिका अमीबा के समानता रखती है। तो देखिए जब डीप में पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर पता चलेगा। ऐसे सीधा सीधा आंसर याद रखिए, अमीबा से समानता रखता है कौन, WBC। वाइट ब्लड सेल किससे समानता रखता है, अमीबा से रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण में जब इमेज बनेगा तो इनमें से क्या है जो रॉन्ग है, नहीं बनेगा, यानी कि वो क्वालिटी नहीं दिखेगा। तो देखिए समतल दर्पण में, यानी हम लोग रोज़ जो चेहरा देखते हैं वो झूठा है। कैसा चेहरा है वो, झूठा चेहरा है, ये ध्यान में रखेंगे, यानी कि वो वास्तविक नहीं है, वो अवास्तविक है। जो हम लोग चेहरा रोज़ देखते हैं वो अवास्तविक चेहरा दिखता है हम लोग को समतल दर्पण पे, और आंसर दे रहा है क्या, वास्तविक दे रहा है। तो ये आपका समतल दर्पण का क्वालिटी नहीं है। लंबवत होगा मतलब सीधा दिखेगा, आभासी भी है क्योंकि अभी मैंने बताया अवास्तविक का मतलब आभासी, और पार्श्विक उल्टा का मतलब लेफ्ट का राइट हो जाना। जब आप इमेज में दाहिना हाथ उठाएंगे तो आपको आईने में बायां हाथ दिखेगा वो, है ना, तो उसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। आंसर क्या होगा, वास्तविक नहीं बनता है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है, 1 GB यानी गीगाबाइट का सही मान क्या है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि गीगाबाइट क्या होता है और मेगाबाइट क्या होता है। MB, GB और KB आपने पढ़ा होगा। किलोबाइट, किलो का मतलब 1000 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक जब कंप्यूटर की बात कर लें तो 1000 की जगह 1024 चलता है। MB क्या होता है, 1 यानी 1024 KB इक्वल टू होता है 1 MB। और जब बात कर लें GB की तो गीगाबाइट क्या होगा, 1024 MB इज इक्वल टू होगा 1 GB, ठीक है। तो आपको आंसर दिख रहा होगा, आंसर नंबर क्या है आपका, आंसर नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेज़र का उपयोग किस में नहीं होता है। तो देखिए होलोग्राफी में लेज़र होता है, आपका कैंसर चिकित्सा में होता है, CD डिविडर में होता है, एटॉमिक रिएक्टर में जो है आपका लेज़र का उपयोग नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे, यानी कि काई की बात कर रहा है कि काई क्या होता है। तो याद रखिएगा काई वो आपका क्या है, शैवाल है। काई क्या है, शैवाल है, तो शैवाल के कारण वो हरा धब्बा दिखता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 समुद्री मील किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा 1 समुद्री मील किसके बराबर होगा, 6080 फीट के बराबर होगा। कितना, 6080 यानी कि 6080। अगर इसको हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करें मीटर में तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 1853 मीटर हो जाएगा। 1853 मीटर का मतलब 1.853 किलोमीटर आप कह सकते हैं। ये क्या है, समुद्री मील। अगर हम लैंड पे 1 मील की बात करें, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, अगर हम लोग लैंड पे 1 मील की बात करें तो वो लगभग होता है 1609 मीटर के आसपास। कितना, 1609 मीटर के बराबर 1 मील होता है जब ज़मीन की बात करते हैं। और पानी में जो समुद्री मील होता है वो लगभग 1853 होता है, मतलब लगभग 250 मीटर अधिक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंध में होता है। तो याद रखिएगा आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वायुमंडलीय दाब, यानी कि हॉर्स अक्षांश मैंने आपको बताया था 30 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है तो हवाएं तेज चलती हैं, है ना। भूमध्य
जो आपका इक्वेटर है वहाँ से ऊपर की ओर हवा तेज़ मारती है, तो ये आपका हॉर्स अक्षांश है। और ये कैसा होगा, ये उपोष्ण होगा। उपोष्ण का मतलब मैं बता दूं कि गर्मी से थोड़ा कम, है ना, तो वो आपका क्या होगा, उपोष्ण उच्च दाब होगा। क्या होगा, उपोष्ण उच्च दाब की वजह से ये क्या है, हॉर्स अक्षांश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है परासरणी प्रघात। क्या है, परासरणी प्रघात। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नमक डालने से क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया का वो सिकुड़ने लगता है, तो वैसे ही कुछ रिएक्शन इसमें भी होता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ की मोलर विशिष्टता उष्मा। देखिए मोलर विशिष्टता उष्मा की बात कर रहा है कि क्षमता कितनी होती है, तो ये एक तरह का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है आपका 1/μ इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। क्या है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। याद रखिएगा मोलर विशिष्ट उष्मा क्षमता का ये वैल्यू आपको बता रहा है 1/μ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब हम बात कर लें अगर पानी की विशिष्ट उष्मा की बात किया जाए तो पानी का विशिष्ट उष्मा कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा पानी का विशिष्ट उष्मा हो जाता है आपका 4184, 4184। कितना, 4184, और वापस से जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक प्रकार पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है। अगेन ये क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग दे सकेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है नीम, दालचीनी, यूकलिप्टस और सिनकोना। तो आंसर क्या है, वेरी गुड, आंसर है सिनकोना। मलेरिया रोधी दवा जो है कुनैन वो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरता है जो क्या कहलाता है। देखिए जो भोजन गुजरता है वो हमारे मुख से जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे मुख गुहा। क्या कहेंगे, मुख गुहा, जिसको हम आहार नाल कह सकते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 69, गलगंड यानी कि गला में जो सूजन होता है वो पूछ रहा है आपको। जो अवटू ग्लैंड का मतलब थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के बढ़ने की वजह से होता है, वो मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा वो किसकी कमी के कारण होगा। ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, लोह और आयोडीन। वेरी गुड, आंसर है आपका आयोडीन की कमी से होता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, युवा व्यक्ति में HIV या एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक की अधिकांशता संबंध होती है, यानी कि किससे मैक्सिमम रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है आपका तीव्र दीर्घ स्थायी सिरोवेदना। ठीक है, अब इसका शुद्ध हिंदी आप लोग एक बार देख लेंगे, अदरवाइज सीधा सीधा याद कर लीजिए। आंसर क्या होगा, तीव्र दीर्घ स्थायी सिरोवेदना की वजह से HIV होने का आशंका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, किसी चीज़ को देख के मुंह में पानी आ जाता है, तो ये वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है, जो क्या होता है। ऑप्शन पढ़िए, नासिक ग्रंथि, अंडकार उपकला से लार ग्रंथि। ये आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर होगा, लार ग्रंथि से स्त्रावित होता है। आपको पता है मुंह में लार ग्रंथि टाइलिन होता है ना, वहाँ से स्त्रावित होता है आपका। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरण समूह है। जैव निम्नीकरण का मतलब बायोडिग्रेडेबल, जो खुद से टूट जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में खुद से टूट जाए। ऑप्शन देखिए, कास्ट, जैसे प्लास्टिक आ गया तो गलत हो गया, और कहीं है प्लास्टिक, चीनी मिट्टी का प्याला, ये भी खुद से नहीं टूटेगा, और क्या है, ये पॉलीस्टायरिन होगा, नहीं होगा, आंसर ये होगा लकड़ी, घास और चर्म यानी कि स्किन, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, इनको आराम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं। नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्न में से किस जानवर के काटने से रेबीज बनने का कारण है, रेबीज का कारण हो सकता है, कौन सा ऐसा है, तो याद रखिएगा ये कौन सा है आपका, चमगादड़ है। चमगादड़ के भी काटने से रेबीज होने का संभावना है, एवं के बंदरों के काटने से भी रेबीज होने के चांसेस होते हैं, तो आंसर क्या होगा, चमगादड़, ध्यान में रखेंगे। नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता क्या है, आई होप सो आपको इसका आंसर देना चाहिए, 2 3 4 5। हम बात कर लें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। क्या है, 7 है। जब हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये आपका पहला कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 5 आएगा। 5 आएगा तो ऑक्टेव पूरा करने के लिए इसको कितना और चाहिए, 3 चाहिए, तो यही इसकी संयोजकता होती है। संयोजकता का मतलब होता है ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए, यानी अष्टक कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे वो लेना हो या देना हो। तो क्योंकि 7 है तो 2 और 5, तो आखिरी कक्षा में 5 है तो इसको 3 चाहिए, तो 3 इसकी संयोजकता होगी। चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है क्या कि हाइड्रा की नेमोटोसिस्ट में जहरीली पदार्थ मौजूद होती है, तो याद रखिएगा हाइड्रा, हाइड्रा क्या होता है, याद रखिएगा हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है। क्या होता है, ब्लड नहीं होता है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। और हाइड्रा के में जो ये नेमोटोसिस्ट है, ये जहरीला पदार्थ, ये कहाँ मौजूद रहता है, ये हिप्रोटॉक्सिन है। क्या है,
हिप्रोटॉक्सिन कहते हैं नामक जो है जहरीला तरल पदार्थ मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैथ्स का 2-3 क्वेश्चन है। 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर, अब देखिए वापस से ट्रिपलेट का जरूरत पड़ने वाला है आपको कह रहा है एक कोन है, ठीक है, यहाँ गोल कर लीजिए। कोन में जो रेडियस है वो 7 है और हाइट 24 है, तो आपको पता होना चाहिए कि 24 7 है, तो जो आपका हाइपोटेनस है वो 25 होगा, ठीक है। आपको पूछ रहा है क्या कि शंकु को तैयार करने में कितने क्षेत्रफल लोह चादर की आवश्यकता होगी, तो आपको निकालना है पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब शॉर्ट्स मैंने बताया था कि 7 सेंटीमीटर आपकी अगर आधार की त्रिज्या है तो ये जो पाई आर स्क्वायर है ये तो 154 होगा, क्या होगा 154। तो अब हम लोग को सिर्फ पाई आर एल निकालना है। पाई का मतलब 22/7, आर का वैल्यू आ गया आपका 7 और एल का वैल्यू 25, तो ये 7 कैंसिल। 22 गुना 25 कितना होगा 550 होगा, कितना 550 और इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, फटाफट ऐड कीजिए, आंसर आ जाएगा 704। इसी रफ्तार से आपको एग्जाम में बनाना है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सा है, तो देखिए अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, प्राइम नंबर की। तो लघुत्तम प्राइम नंबर कौन सा है आपका 2 है। चलें, ये एकमात्र, ऐसा भी कह सकते हैं, एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 36, 45 से डिवाइड करने पर क्रमशः इतना रिमाइंडर दे। तो देखिए जब रिमाइंडर ज़्यादा आ जाता है तो मैं हमेशा कहता हूँ दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देखिए और उतना इनके एलसीएम से माइनस कर लेना है, ठीक है, जितना ये बैक में है। तो जब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, सबको सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर आया 4, यानी हम लोग को इनका एलसीएम लेके 4 माइनस करना है। अच्छा, एलसीएम लेने का तरीका क्या होगा, मैं नंबर को लिखता हूँ 12, 18, 36 और 45, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस महफिल में पिताजी हों वहाँ बेटे का कोई काम नहीं है। देखिए 36 जो है वो 12 का भी मल्टीपल है, हटा दीजिए, 18 का भी मल्टीपल है, हटा दीजिए, यानी फाइट इन दोनों के बीच में। इन दोनों से 9 ले लिया हमने तो हमारे पास बचा 4 और 5, तो देखिए 9 चौके 36, 36 बचे 180, और क्योंकि 4 रिमाइंडर लाना है, 4 माइनस में जाना है तो हम 4 माइनस कर ले रहे हैं, आंसर क्या होगा 176, और ये रहा आंसर, ठीक है। चलिए ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।